सियाचिन, जहां कदम कदम पर मौत सफेद रंग में पाई जाती है, जहां का टेम्परेचर -30 से -50 तक गिर जाता है। 70 मील फी घंटा की रफ्तार से चलते बर्फानी तूफान इंसान को चंद लम्हों में फ्रीज कर देते हैं। तलवार की धार से ज्यादा तेज नोकीली बुलंदियां। ऐसे इंसान दुश्मन माहौल में कुछ जांबाज जो अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन से टकरा गए। जहां सिर्फ इंसान नहीं, मौसम भी एक जानलेवा दुश्मन हो। ऐसे माहौल में उन जांबाजों ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था, जिनके कारनामे आज भी दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर देते हैं। ऐसे ही कुछ जांबाजों की सच्ची दास्तान। Let's go. सियाचिन। ब्रिगेडियर कॉल, उसकी बेटी राधिका और प्रदीप खन्ना तीनों पैदल ही बंगला नंबर 7 तक पहुंचे थे। वही ब्रिगेडियर कॉल का घर था जहां एक कमरे में उनकी बेगम साहिबा अपने जिस्म को सुडोल और मुतवाजन रखने की कसरत फरमा रही थी। अपने खामद के साथ एक अजनबी को देखकर वो मुतजस्सिस सी बाहर आ गई। जहां उसकी नजर प्रदीप खन्ना पर पड़ी तो उसे फौरन समझ आ गई कि उसका खामद उस अजनबी को अपने घर क्यों लाया है। कॉल ने अपनी बीवी से उसका तारुफ करवाया। मिस्टर प्रदीप खन्ना हमारे हमसाए हैं। प्रदीप ने बड़ी बेतकल्लुफी से अपना हाथ मिसेस कॉल की तरफ बढ़ा दिया, जिन्होंने अपनी बेटी और खामद की तरह गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया। प्रदीप जान गया था कि उसकी बरतानवी शहरियत और इंजीनियर होने का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। वो बटेर की तरह कॉल फैमिली के अंधे हाथों में आ गया था, जिसे अब कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपनी नाक की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्षमा कीजिए, वॉशरूम? राधिका उसे अपने कमरे के बाथरूम की तरफ ले गई। वो आइए इस तरफ। प्रदीप ने कहा थैंक यू और अंदर घुसकर अपने सरापे का जायजा लेने के बाद अपने नाक को पानी से धोकर साफ किया, जिससे नाक पर जमा खून साफ हुआ और वो मुंह धोकर बाहर आ गया। बाहर आने पर अपने हाथ में फर्स्ट एड बैंडेज पकड़े राधिका ने कहा, ये लगा लीजिए। शुक्रिया कहते हुए उसने दोबारा शीशे के सामने खड़े होकर अपनी नाक पर पट्टी जमा ली। ब्रिगेडियर कॉल इस दौरान कोई फोन सुनने चला गया था। वापस पलटा तो वो कुछ जल्दी में दिखाई दे रहा था। आई एम सॉरी जेंटलमैन, मुझे तो इमरजेंसी है, एंजॉय योरसेल्फ, फिर मुलाकात होगी, मेहमान का ख्याल रखना। ये कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके पास वाकई चाय का कप भी उनके साथ पीने का वक्त नहीं था। एक तेज रफ्तार कार और जीप उसे लेने के लिए अगले चंद मिनट के बाद उनके घर के दरवाजे पर मौजूद थी। इस दरमियान कॉल ने अपनी यूनिफॉर्म पहन ली थी और अब वो एक ब्रीफकेस पकड़े लंबे लंबे डग भरता कार की तरफ जा रहा था। ओके बाय बाय, उसने माँ बेटी और प्रदीप की तरफ देखकर हाथ हिलाया और चला गया। कॉल की रवानगी के कुछ ही देर के बाद बैरे ने चाय की इत्तला दी और माँ बेटी के साथ ही वो नाश्ते की मेज पर आ गया। उसने अपना असल तारुफ वहाँ नाश्ते की मेज पर ही करवाया था, जिसके मुताबिक वो लंदन के एक करोड़पति हिंदू कुलदीप खन्ना का बेटा था, जिसका कारोबार से दूर दूर तक कोई इलाका नहीं था और जो इंजीनियरिंग की आला तालीम हासिल करके भारत आ गया था। लेकिन वहाँ 15 रोज कयाम के बाद ही उसने अपना इरादा बदल लिया। उसने मिसेस कॉल की आंखों में झांक कर मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकता। मिसेस कॉल ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ये तो है, आप जैसे जीनियस नौजवान के लिए भारत तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकता। वो बोला, हाँ एक बात साबित हो गई है कि अगर मुझे शादी करनी है तो फिर मेरी पत्नी भारत की ही होगी, क्योंकि ऐसी पतिव्रता मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। उसने मिसेस कॉल का लालच मजीद बढ़ा दिया। मिसेस कॉल ने उसे मजीद पक्का करना चाहा। बोली, हाँ भाई ये बात तो सच है, जैसी बीवी तुम्हें भारत में मिलेगी वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। राधिका ने कहा, चलिए फिर कहीं डबल माइंडेड ना हो जाइएगा। ये कहते हुए चाय की प्याली उसकी तरफ बढ़ा दी। वो बोला, नो अब ऐसा मुमकिन नहीं, हम इंजीनियर बहुत सोच समझकर फैसला करते हैं क्योंकि हमारे फैसले देरपा होते हैं। उसने राधिका की तरफ मुस्कुराहट उछाली और राधिका खिल उठी। माँ बेटी उसमें कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी जाहिर कर रही थी। मिसेस कॉल का ख्याल था कि भगवान ने ये हीरा उसकी बेटी की अंगूठी में फिट करने के लिए बतौर खास आसमान से नाजिल किया है। करीबन 1 घंटा वो आपस में बातें करते रहे, जिसके बाद उन्होंने बादल नखास्ता ही उसे घर से रुखसत की इजाजत इस शर्त पर दी थी कि वो आज रात उनके साथ ही डिनर करे। प्रदीप ने दरबारियों की तरह कदरे झुककर कहा, माय प्लेजर। राधिका ने अपनी माँ से कहा, आप मुतमईन रहिए मम्मा, मैं अब इन्हें भागने नहीं दूंगी।
ये कहकर वो प्रदीप को उसके फ्लैट तक ड्रॉप करने अपनी गाड़ी में जा रही थी। प्रदीप के साथ वो उसके फ्लैट में ही आ गई थी। 2 कमरों के उस फ्लैट को प्रदीप खन्ना ने किराए के फर्नीचर से बिल्कुल होटल की तरह आरास्ता करवाया हुआ था और वहां दाखिल होने वाले को पहली नजर में ही इस बात का एहसास हो जाता था कि वो कोई मामूली आदमी नहीं, किसी खाते पीते घराने का फर्जंदे अर्जुमंद है। राधिका ने कमरे पर सरसरी सी नजर दौड़ाते हुए कहा, वेल डन। उसने राधिका से कहा, थैंक यू, लेकिन ये मेरा घर नहीं, आरजी ठिकाना है। राधिका ने भी जुमानी सी बात कही, घर भी बन जाएगा मिस्टर खन्ना, अगर आप बनाना चाहें। दोनों मुस्कुरा दिए। वहां बैठकर दोनों फिर 1.5-2 घंटे बातें करते रहे। वक्त गुजरने का एहसास दोनों को ही न हुआ जब अचानक ही दीवार से लगे क्लॉक ने आहिस्ता से घंटी बजाई और लाशौरी तौर पर राधिका की नजर वॉल क्लॉक पर पड़ी तो बेसाख्ता उसने कहा, हाय राम, 9 बज गए, मुझे तो 8 बजे यूनिवर्सिटी जाना था। प्रदीप ने कहा, चलिए आज छुट्टी कर लीजिए, वैसे इतवार को कौन सी यूनिवर्सिटी खुली होती है। उसने उसकी तरफ मुस्कुराहट उछाली। वो बोली, मिस्टर प्रदीप, यूनिवर्सिटी तो नहीं खुली, लेकिन हमारा एनुअल फंक्शन होने जा रहा है और मुझे इस्तकबालिया कमेटी की सरबराही सौंपी गई है। ओ माय गॉड, वो लोग क्या सोचेंगे, उसने काफी अफसोस मलते हुए कहा। प्रदीप बोला, मुतमईन रहिए, कुछ नहीं होगा, कल मीटिंग हो जाएगी। इस पर वो दोनों हंस दिए। राधिका से उसने अपने माजी के हवाले से बहुत सी बातें कर डाली। उसे अपने लंदन के घर, खानदान और दोस्तों के बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि राधिका को अच्छी तरह शीशे में उतार लिया। वो बोला, आपके वालिद साहब से गुफ्तगू का मौका ही नहीं मिल सका, बहुत मसरूफ लगते हैं, ये आर्मी वाले क्या छुट्टी के रोज भी काम करते हैं। उसने अचानक ही हवा में तीर चला दिया। वो बोली, अरे डैडी की भली पूछते हो, भगवान जाने वो कैसी नौकरी करते हैं, जब से हम दिल्ली में आए हैं ऐसे ही मसरूफ रहते हैं। वहाँ देहरादून में तो ऐसी बात नहीं थी और अब तो गुज़श्ता 4-5 रोज से दिन रात यही कुछ चल रहा है। अपना ब्रीफ केस कागजात से भर कर लाते हैं और डिनर के बाद अपने कमरे में बंद होकर रात देर गए तक उन्हें उल्टा सीधा करते रहते हैं। अलबत्ता एक काम में रेगुलर हैं कि सुबह मेरे साथ जॉगिंग जरूर करते हैं। राधिका ने कदरे बेजारी से कहा था। प्रदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े जबरदस्त आदमी लगते हैं। वो बोली, बस उनसे ज्यादा मुतासिर न होना। शायद ये फिक्रा लाशौरी तौर पर अपने बाप के मुताल्लिक राधिका के मुंह से निकल गया था, इसलिए उसने अपने जज्बात छुपाने के लिए कहा बुलंद किया। प्रदीप ने कहा, देखो राधिका, तुम्हारे घर का हर फर्द मुतासिर करने वाला है। तुम्हारी मम्मा और डैडी, तुम सब एकदम शानदार हो। तुम लोगों से इंतहाई मुख्तसर मुलाकात के बाद मेरे तो ख्यालात तब्दील होने का खतरा पैदा हो गया है। उसकी जुमानी सी बात ने राधिका का इश्तियाक मजीद बढ़ा दिया। उसने उठते हुए कहा, ओ माय गॉड, मैं फिर बातों में लग गई। चलो ओके, आज शाम डिनर पर तुम्हारा इंतजार रहेगा, 6 बजे जरूर आना। कहो तो गाड़ी भेज दूं या खुद लेने आ जाऊं। प्रदीप ने कहा, नहीं, ये तकल्लुफ न करना, मुझे कम से कम तुम्हें अभी जहमत देना अच्छा नहीं लगता। राधिका ने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। ओके बाय बाय। प्रदीप बोला, दिल तो नहीं चाहता कि तुम जाओ, लेकिन चलो ओके बाय बाय। उसने उसका हाथ गर्मजोशी से दबाते हुए उसे रुखसत किया। राधिका मुस्तकबिल के सुनहरे सपने सजाती बड़े शानदार मूड में घर पहुंची थी। उसका दिल अभी वहां से आने को नहीं चाहता था, ना ही आज उसका कोई फंक्शन था, लेकिन वो प्रदीप के जज्बात का भी अपने मुताल्लिक अंदाजा लगाना चाहती थी और उसका अंदाजा सही था। प्रदीप को अपनी दानिश में उसने शिकार ही कर लिया था। उसके साथ ही उसने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि अब कम से कम इस शिकार को हरगिज हाथ से नहीं निकलने देगी, क्योंकि इससे पहले वो अमेरिका के एक नौजवान से हाथ धो बैठी थी, जिसे उसकी बजाय उसकी माँ ने फांस लिया था। राधिका को भारत कभी पसंद नहीं आया था। वो जल्द से जल्द इस मुल्क से छुटकारा हासिल करना चाहती थी और हमेशा गैर मुल्की शहरियत रखने वाले किसी नौजवान की ताक में रहती थी। 3 माह पहले उसने बड़ी मुश्किल से आदित्य को फांसा था, लेकिन इस मर्तबा कोई और नहीं, उसकी माँ ही उसकी रकीब साबित हुई, जिसने आदित्य पर हाथ साफ कर दिया। दोनों की जरूरत से ज्यादा शराब नोशी की आदत ने आदित्य और मिसेस कॉल के दरमियान जल्द ही जिस्मानी ताल्लुक कायम कर दिया और थोड़े ही अरसे के बाद आदित्य दोनों माँ बेटी को चक्कर देकर निकल गया, क्योंकि उसे एक बड़े सनतकार घराने तक रसाई हासिल हो गई थी। दोनों माँ बेटी के दरमियान 1 माह तक बोलचाल बंद रही, जिसके बाद मिसेस कॉल ने ही माजरत करके उसे मनाया था। वो भी क्या करती, अगर किसी से तारुफ न करवाती तो लोग मिसेस कॉल को राधिका की बड़ी बहन ही समझते, जिसके नाजो अदा और नखरे बहरहाल राधिका से ज्यादा मुतासर कुन थे। आज भी जब वो घर पहुंची तो उसने अपनी माँ से जाते ही कह दिया था, उम्मीद है इस मर्तबा आप अपनी बेटी पर रहम करेंगी। मिसेस कॉल ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए अपना सिगरेट सुलगाया और उसका कश लेने के बाद उससे मुखातिब हुई, ओ स्वीटी, जो हो चुका उसे भूल जाओ, तुम आज इसे तैयार कर लो, मैं कल तुम्हारी बाकायदा एंगेजमेंट इससे करवा देती हूँ और चाहो तो शादी भी। हनी, तुम मेरी बेटी हो, भूल जाओ माजी की बातें, वो एक हादसा था। और वो हरामखोर आदित्य, वो मेरा भी कहाँ रहा, भाग गया साला किसी और के साथ। वो तो रस चूसने वाला भंवरा था बेटी,
भगवान का शुक्र करो कि तुम उसके साथ ज्यादा सीरियस नहीं हो गई, वरना शायद सारी जिंदगी पछतावे की आग में जलना पड़ता। फिर बोली, प्रदीप अलबत्ता मुझे उससे मुख्तलिफ लगता है। मेरा तजुर्बा बताता है कि ये लड़का तुम्हारे साथ बिल्कुल फिट बैठेगा। मेरा अंदाजा है कि ये बड़ा कंजर्वेटिव किस्म का नौजवान है, ड्रिंक वगैरह भी नहीं करता। हाँ, अपने बाप से इसे बचाए रखना। उसने अपनी बेटी को आंख मार कर कहका लगाया। उनकी आप फिक्र न करें। वो अपनी माँ का इशारा समझकर मुस्कुराती। ब्रिगेडियर कॉल दोपहर के बाद घर वापस आया था। आज उसके साथ एक की बजाय 2 ब्रीफकेस थे, जिसका मतलब ये था कि आज वो पहले से भी ज्यादा मसरूफ था। मिसेस कॉल ने मामूल की बात कही, मिस्टर कॉल, इस सोसाइटी में तुम्हारे रैंक के 3-4 और ऑफिसर भी रहते हैं, लेकिन वो छुट्टी हमेशा घर वालों के साथ गुजारते हैं। आखिर तुम ऐसी क्या जॉब करते हो? ब्रिगेडियर कॉल ने मुस्कुराते हुए कहा, डार्लिंग, इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश न करना, वरना इंटेलिजेंस वाले मेरे साथ तुम्हें भी ले जाएंगे। कैसा रहा वो लड़का? क्या नाम था उसका? खन्ना? मिसेस कॉल ने जले कटे लहजे में कहा, उसे तो माफी रखना, तुम्हारी साहबजादी उसे शादी के लिए पसंद कर चुकी है और खासी सीरियस भी दिखाई दे रही है। उसे हमने आज डिनर पर बुलाया है। इंजीनियर है और ब्रिट्स भी। बच्ची का करियर बन जाएगा। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गए होगे। ब्रिगेडियर कॉल ने संजीदगी से कहा, ओहो, एक तो तुम माँ बेटी मुझ पर हर वक्त क्यों शक करती रहती हो? भाई, मैं वो आदत छोड़ चुका हूँ। एनीवेज, अगर राधिका ने उसे पसंद कर ही लिया है तो उसे काबू में रखना और इधर उधर भी उसका तारुफ न करवाती फिरना। मिसेस कॉल ने कहा, मुतमईन रहो, इस मर्तबा बेबी को परेशान नहीं होने दूंगी। प्रदीप खन्ना जानबूझकर 1 घंटा ताखीर से पहुंचा। माफ कीजिए, एक फौजी घराने में वक्त पर न पहुंचना कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन इसमें मेरा कसूर नहीं। पीसीओ से लंदन अपने पिताजी को फोन करने गया था। वापसी पर टैक्सी खराब हो गई, फिर ट्रैफिक जाम हो गई। आई एम रियली सॉरी। उसने तीनों के सामने हाथ बांधते हुए जय हिंद कहकर उनके जवाब से पहले ही ये सब कह दिया। मिसेस कॉल ने उसे बड़ी शफीक नजरों से देखते हुए कहा, ओ नो बेटा, ऐसी क्या बात है, यहाँ ऐसा हो ही जाता है। लेकिन बेटा, अगर तुम सिर्फ फोन करने गए थे तो अच्छी बात नहीं। हमारे होते हुए तुमने ये जहमत क्यों की? प्रदीप ने कहा, इट्स ओके, और राधिका के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। ब्रिगेडियर कॉल ने उससे इंटरव्यू शुरू किया। वो उससे बज़ाहिर लाताल्लुकी के अंदाज में बातें कर रहा था, लेकिन प्रदीप जानता था कि वो उसे परख रहा है और वो इस मैदान का पुराना खिलाड़ी था। उसने 10-15 मिनट ही में ब्रिगेडियर कॉल को राधिका और उसकी माँ की तरह अपने बरतानवी शहरियत के हामिल इंजीनियर होने का कायल कर लिया। अचानक ही मिसेस कॉल ने सवाल दाग दिया, ड्रिंक लोगे? उसने खिसियाने से लहजे में कहा, ओ नो, क्षमा कीजिए, मैं इस मामले में बड़ा बैकवर्ड हूँ, मुझे ड्रिंक की तरफ से माफी रखिए। मिसेस कॉल की बजाय ब्रिगेडियर कॉल ने जवाब दिया, अरे ये तो तुम्हारी ग्रेटनेस है, आई लाइक इट। प्रदीप ने कदरे मुतमईन होकर कहा, थैंक यू सर। ब्रिगेडियर कॉल और उसकी बीवी जानबूझकर राधिका को उससे ज्यादा गुफ्तगू करने का मौका दे रहे थे। मिसेस कॉल किचन और ब्रिगेडियर कॉल टीवी पर खबरें सुनने के बहाने से जल्द ही अलग हो गए, जबकि राधिका और प्रदीप आपस में बातें करते रहे। मिसेस कॉल ने थोड़ी देर बाद कहा, मैंने आज तुम्हारे लिए खास तौर से खुद डिनर तैयार किया है। वेटर को तो एक तरह से छुट्टी ही दे दी थी। प्रदीप ने इंतहाई मुहज्जब अंदाज में जवाब दिया, थैंक यू मैडम। डिनर का आगाज हस्बे तवक्को दोनों मियाँ बीवी ने वाइन के ग्लासों से किया था। राधिका और प्रदीप उसमें शामिल नहीं हुए थे और राधिका ने ही डिनर डाइनिंग टेबल पर सजाया था। प्रदीप ने कमाल होशियारी से गुफ्तगू का रुख आर्मी और फिर पाक भारत मुतवक्के जंग की तरफ मोड़ दिया। बिलाखिर उसने ब्रिगेडियर कॉल के सामने दाना फेंका, बोला, मुझे सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन अखबारात का मुताला जरूर करता हूँ। ये आजकल जो आपकी जंगी मशकों यानी ब्रास टैक्स का इतना हंगामा हो रहा है, उसकी वजह समझ नहीं आती। राधिका ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, फौजी मसले को हमारे लोगों ने खामखा सियासी मसला बना दिया है। प्रदीप ने बात बढ़ाने के लिए बात की, बोला, लेकिन इसकी भी जरूरत क्या है? जिस मुल्क का जीडीपी इतना शर्मनाक हद तक कम हो, जहां लोगों को जिंदा रहने के लिए अपने आप को हालात के सामने गिरवी रखना पड़े, मुझे समझ नहीं आती कि वहां ऐसे बेतहाशा अखराजात का क्या फायदा। इतना खर्च तो शायद ब्रिटिश आर्मी ने भी जंगी मशकों पर नहीं किया। कॉल ने बिलाखिर कह ही दिया, भाई हम दरअसल इस सारे टंटे ही को खत्म करना चाहते हैं। राधिका ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? ब्रिगेडियर कॉल ने कहा, ये रोज रोज की बकबक झकझक से तो एक बड़ी और आखिरी जंग ही बेहतर है। प्रदीप बोला, बिल्कुल ठीक है सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वाकई मैं सोचता हूँ कि आखिर 1971 में इतना अहम मौका क्यों खो दिया, दोनों मुल्कों में से एक को। ब्रिगेडियर कॉल ने उसकी बात काटी, बोला, माय बॉय, 71 में हमने कुछ नहीं किया, बस हादसाती तौर पर सब कुछ हो गया था। वो तो इंदिराजी थी जिन्होंने अपने पत्ते होशियारी से खेले और हमें फतह नसीब हुई। जहां तक वेस्टर्न फ्रंट की बात है तो ईमानदारी की बात है कि हम मगरबी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वहां वो लोग बिल्कुल तैयार थे और ऐन मुमकिन है कि अगर हम उस तरफ जंग जारी रखते
तो पासा ही पलट जाता। प्रदीप ने बेजारी से कहा, खैर बात कुछ भी रही हो, मेरे ख्याल से अब ये मसला खत्म होना चाहिए। ब्रिगेडियर कॉल ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, अरे भाई हम उसकी ही तैयारियां तो कर रहे हैं। देखो शायद अगले 1-2 माह में हम पाकिस्तानियों के सारे दांत ही निकाल देंगे। प्रदीप ने शानदार अदाकारी का मुजाहिरा करते हुए कहा, यस। थोड़ी ही देर के बाद कॉल उससे खुल गया। प्रदीप ने कमाल होशियारी से उसे वाइन के 2 डबल पैक खाने से पहले चढ़वा दिए थे और अब शायद उसे नशा होने लगा था। राधिका और उसकी माँ इस गुफ्तगू से खासी बोर दिखाई दे रही थी, लेकिन प्रदीप और ब्रिगेडियर कॉल बड़ी गर्मजोशी से उसमें हिस्सा ले रहे थे। कॉल ने नशे की हालत में तमाम एहतियात बालाए ताक रख कर प्रदीप के उन तमाम खदशात की तस्दीक कर दी जो पाकिस्तान में पाए जा रहे थे। मुख्तलिफ भारतीय अखबारात में शाया होने वाली खबरों के हवाले दे देकर प्रदीप ने उसके मुंह से बहुत कुछ उगलवा लिया। मिसेस कॉल तो अपने बेडरूम में चली गई थी, जबकि राधिका के लिए वहां बैठना अब मुश्किल हो रहा था। उसने जले कटे लहजे में कहा, ओके डैड, आप दोनों अपनी बहस जारी रखें। मेरी दरखास्त पर आज रात मिस्टर प्रदीप हमारे मेहमान रहेंगे। अगर सुबह तक इस गुफ्तगू का कोई नतीजा निकल आए तो मुझे जरूर बता दें। ये कहकर वो पैर पटकती अपने बेडरूम की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद ब्रिगेडियर कॉल ने प्रदीप को अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा, उधर आ जाओ, मेरे कमरे में बैठकर गपशप करते हैं। प्रदीप ने मजीद वक्त जाया करना मुनासिब न समझा। बोला, क्यों नहीं सर, मैं आपके लिए कॉफी बना लाऊं? कॉल बोला, भाई मेहमान से काम करवाना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन प्रदीप ने कहा, अरे सर क्या बात करते हैं, इट्स माय प्लेयर। यूं भी मैं इंडियन नहीं हूँ, ब्रिटिश हूँ और वहाँ सारी जिंदगी अपना काम खुद ही किया है। इत्तेफाक से मैंने आपका किचन भी देख लिया है। कॉल ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी, और अपने कमरे की तरफ चल दिया। प्रदीप ने बावर्ची खाने का रुख किया और 5-6 मिनट के बाद वो कॉफी के 2 मग तैयार करके ले आया। उसने ब्रिगेडियर कॉल के लिए उसकी मर्जी के मुताबिक ब्लैक कॉफी तैयार की थी। अलबत्ता उसकी मर्जी के खिलाफ उस कॉफी में अपनी जेब से निकाल कर 2 छोटी-छोटी गोलियां जरूर डाल दी थी, जो अब कॉफी का हिस्सा बन चुकी थी। कॉल अपने कपड़े तब्दील करके आरामदेह कुर्सी पर बैठा सिगार पी रहा था जब उसने कॉल के सामने कॉफी का मग रख दिया। कॉल ने कहा, थैंक यू, और मग उठाकर अपने होंठों से लगा लिया। उसे शायद गर्म कॉफी पीने की आदत थी। प्रदीप ने उसकी अना के गुब्बारे में हवा भरते हुए कहा, आपका ज़ौक़ के मुताल्ला तो जबरदस्त है सर। मैं नहीं समझता कि हमारी आर्मी में आप जैसे इंटेलेक्चुअल भी होंगे। ब्रिगेडियर कॉल ने एक कोने में धरी मेज पर रखे अपने ब्रीफ केस की तरफ इशारा करते हुए कहा, माय बॉय, अभी तुमने देखा ही क्या है, आधे पाकिस्तान को फतह करने की प्लानिंग तो इसमें मौजूद है। प्रदीप ने उसे फुलाया, बोला, ओ माय गॉड सर, यू आर जीनियस। कॉल ने कॉफी का मग 5-6 लंबे लंबे घूंट भर कर खत्म कर दिया था और बमुश्किल अभी उसे मेज पर रखा ही था कि जब उसके 14 तबक रोशन होने लगे। वो बोला, ये तुमने क्या? उसकी बात नामुकम्मल रही। शायद बहुत सरीहुल असर बेहोशी की दवा प्रदीप ने इस्तेमाल की थी। प्रदीप ने आहिस्तगी से कहा, इजी इजी सर, इत्मीनान से, और ब्रिगेडियर कॉल को ज़मीबोस होने से पहले ही अपने मजबूत बाजुओं में थामकर उसके बेड पर लेटा दिया। अब वो बिल्ली की तरह अपने पंजों पर चलता राधिका के कमरे की तरफ जा रहा था। राधिका के कमरे का दरवाजा लॉक नहीं था। बेआवाज दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो राधिका ने करवट बदलकर उसकी तरफ देखा। इससे पहले कि वो उठकर खुद प्रदीप का इस्तकबाल करे, प्रदीप के हाथ में मौजूद छोटी सी शीशी से, जो बज़ाहिर लेवेंडर की शीशी दिखाई दे रही थी, खुशबू का फवारा निकला और राधिका के नथनों में जा घुसा। खुशबू क्या थी? जादू था, जादू। राधिका ने उसका कुछ और ही मतलब लिया, लेकिन उसे समझने या अपने जज्बात का इजहार करने के लिए चंद लम्हे ही मयसर आए थे जब वो बिस्तर पर ही ढेर हो गई। प्रदीप ने कहा, आई एम सॉरी हनी, और मुस्कुराता हुआ पंजों के बल बाहर आ गया। अब वो मुल्लिका बेडरूम में दाखिल हो रहा था, जिसके अध खुले दरवाजे से मिसेस कॉल के खर्राटे सुनाई दे रहे थे। शायद वो गहरी नींद सो रही थी। खुशबू के उस स्प्रे ने उसकी नींद मजीद गहरी कर दी। अब वो कदरे मुतमईन हो चुका था। टेलीफोन का चूंगा उसने उतार कर जमीन पर रख दिया और अब ब्रिगेडियर कॉल के कमरे से वो ब्रीफ केस संभाल रहा था, जिसमें बकौल ब्रिगेडियर कॉल के आधे पाकिस्तान की फतह का मंसूबा मौजूद था। उल्लू के पट्टे, तुम पाकिस्तान का बाल भीगा नहीं कर सकते। उसने नफरत से ब्रिगेडियर कॉल की तरफ देखते हुए उसकी मेज के एक कोने में धरी चाबियों के गुच्छे से चाबी निकालकर ब्रीफकेस खोला। उसमें मौजूद एक फाइल को खोलकर चंद लम्हों के लिए देखा और धड़कते दिल से उसे दोबारा ब्रीफकेस में बंद करके ब्रीफकेस समेत बाहर निकल आया।